हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल क्लासेस। तो देखो आज हम लोग टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। टैक्स की आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ उसमें कि टैक्स होता क्या है, कितनी तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलो टैक्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स से ही स्टार्ट करते हैं जी लो। व्हाट इज टैक्स? एज ए लेमैन अगर हम बोलें तो टैक्स का मतलब क्या है? देखो टैक्स हम कह सकते हैं इट इज अ कंपल्सरी कलेक्शन, है ना, ये लो, इट इज अ कंपल्सरी कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपल्सरी कलेक्शन करती है, और वो भी किस लिए? फॉर सम पब्लिक पर्पस, फॉर सम पब्लिक पर्पस, और वो भी अंडर एन एनेक्टमेंट, अंडर एन एनेक्टमेंट। ठीक है, तो टैक्स होता क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन है। कौन कर रहा है आपसे कंपल्सरी कलेक्ट? गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो आपसे कलेक्ट कर नहीं सकते कंपल्सरीली, तो मींस कंपल्सरी कलेक्शन है। कौन कर रहा है कंपल्सरी कलेक्ट? गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। किस लिए? फॉर सम पब्लिक पर्पस। क्या पब्लिक पर्पस है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ये सब खर्चे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से, और वो भी अंडर एन एनेक्टमेंट। तो इस बात को मत भूलना, अंडर एन एनेक्टमेंट का मतलब अंडर एनी लॉ या अंडर एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो मींस क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट भी जब आपसे कंपलसरी कलेक्ट करेगी तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ जरूर होना चाहिए, किसी लॉ के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे। विदाउट लॉ कलेक्शन नहीं हो सकता, राइट? तो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करेंगे। मींस टैक्स कलेक्ट करने से पहले लॉ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना भाई, ये लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या कहता है आपको? नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी, है ना? कौन कह रहा है ये बात? आर्टिकल 265 क्या कह रहा है? नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी कह सकते हैं लॉ, मींस नो टैक्स विदाउट लॉ। जब तक कोई लॉ नहीं है आप कोई टैक्स नहीं ले सकते। कौन कह रहा है ये बात? 265, राइट? और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 क्या बोलते हैं भाई? वो आपको अथॉरिटी देता है, किस चीज की? अथॉरिटी टू मेक लॉ। अथॉरिटी टू मेक लॉ मींस लॉ बनाने की अथॉरिटी देता है। तो 265 तो क्या कह रहा है? जब तक कोई लॉ नहीं है आप कोई टैक्स नहीं ले सकते। 246 क्या कह रहा है? कि भाई लॉ नहीं है तो बना लो। वो अथॉरिटी दे रहा है आपको किस चीज की? लॉ बनाने की। तो दोनों का कंबाइंड स्टडी करूं तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है कि भैया पहले लॉ बना लो और उसके बाद टैक्स लेना शुरू कर दो। क्लियर है बात? पहले लॉ बना लो और उसके बाद टैक्स लेना शुरू कर दो। और इसी आर्टिकल 246 ने क्या किया? इट मींस आर्टिकल 246 में लॉ मेकिंग पावर्स दी हुई है आपको। LMP मींस लॉ मेकिंग पावर्स दी हुई है 246 में। और 246 ने क्या किया? इन पावर्स को ना 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। सबसे पहला जो लिस्ट है ना, उसको हम बोलते हैं लिस्ट 1 जो है, उसको हम बोलते हैं भाई यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसमें जितने भी पावर्स स्पेसिफाइड हैं उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट? जितने भी पावर्स लिस्ट 1 में हैं उन पर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अराउंड 97 आइटम्स हैं यहाँ, तो 97 आइटम्स पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो भाई इसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसमें जितने भी पावर्स स्पेसिफाइड है उस पर लॉ बनाने का राइट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। थर्ड लिस्ट, लिस्ट थर्ड, इसको हम बोलते हैं भाई कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? इसमें जितने भी पावर्स हैं उस पर लॉ बनाने का राइट किसका है? दोनों का है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ठीक है,
बट जितने भी टैक्सेस है ना दैट इज गवर्न्ड बाय आइदर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो टैक्सेस कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो लाइक हाँ, अब एक बात सोचो, अगर कोई टैक्स यूनियन लिस्ट में कवर अप हो रहा है तो इट मींस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो क्या कहलाएगा वो, सेंट्रल टैक्स। कोई भी टैक्स अगर गवर्न बाय स्टेट लिस्ट होगा तो इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, क्या कहलाएगा, स्टेट टैक्स। तो एक सेंट्रल टैक्स हो गया, एक स्टेट टैक्स हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, सेंट्रल टैक्स वर्सेस स्टेट टैक्स में क्या डिफरेंस हुआ। ये जो सेंट्रल टैक्स है ना ये तो यूनिफॉर्म रहेगा ऑल ओवर इंडिया, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, है ना। और ये जो स्टेट टैक्स है आपका, ठीक है, यहां तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करेगा। और ये जो स्टेट टैक्स है ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, स्टेट टू स्टेट चेंज करेगा, ठीक। बट जो नया टैक्स है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कौन सा टैक्स है, सेंट्रल है कि स्टेट है, बताओ, यूनियन लिस्ट में कि स्टेट में या कॉन्करेंट में, वो तीनों ही लिस्ट में नहीं है ना। तो जीएसटी नॉट कवर्ड इन 3 लिस्ट, तीनों ही लिस्ट में नहीं था, तीनों ही लिस्ट में नहीं था, ना सेंट्रल इसमें था लिस्ट 1 में, ना लिस्ट 2 में, ना लिस्ट 3 में, क्योंकि इंडिया ने जो जीएसटी फॉलो किया ना उसके देखो जीएसटी के 3 मॉडल होते हैं। जीएसटी के कितने मॉडल होते हैं मैं लिख देता हूं यहां, ये लो, जीएसटी के 3 मॉडल होते हैं जी। एक तो नेशनल मॉडल होता है, ठीक है, एक स्टेट, एक डुअल। तो नेशनल मॉडल अगर हम बात करें तो इसमें सारी पावर्स किसके पास होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट मॉडल में यहाँ सारी की सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास, और डुअल मॉडल जो होता है इसमें दोनों के पास। तो इंडिया ने जो फॉलो किया ना जीएसटी का मॉडल, वो डुअल मॉडल फॉलो किया है। मींस जब भी जीएसटी लगता है तो सीजीएसटी भी लगता है, साथ में एसजीएसटी भी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक साथ लगते हैं। तो डुअल जीएसटी का मतलब दोनों को इक्वल पावर दी हुई है, इक्वल पावर विद बोथ गवर्नमेंट्स, है ना, दोनों गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है, सेंट्रल के पास भी स्टेट के पास भी। तो क्या हम इसको सेंट्रल टैक्स से स्टेट टैक्स किस में कवर अप करें, किसी में भी कवर अप नहीं हो रहा था क्योंकि डुअल मॉडल फॉलो करना था। तो क्या किया, जीएसटी के लिए नया आर्टिकल इंसर्ट किया, न्यू आर्टिकल इंसर्टेड 246A, उसने ऑथराइज किया जीएसटी को, इसने ऑथराइज किया जी जीएसटी को, ठीक है। तो जीएसटी किस आर्टिकल से गवर्न हुआ, 265 से कि 246 से, 246A से, क्योंकि डुअल जीएसटी फॉलो किया है जी इंडिया ने। डन, चलो ठीक है। तो ये तो अंडर एंड एनेक्टमेंट वाली बात की है हमने। अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। पहले इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, चलो रब कर देता हूं मैं इसको। ठीक है जी, तो देखो ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। ये जो टैक्स है ये 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नंबर 1, ये जो डायरेक्ट टैक्स रहता है ना, देखो इट इज imposed on persons, ये ना पर्सन्स पे इम्पोज होता है, और पर्सन्स नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन्स भी या आर्टिफिशियल पर्सन्स भी। नेचुरल पर्सन्स आप समझते ही हो, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स लाइक कंपनीज, राइट, ये LLP, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है।
और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये किसके ऊपर इंपोज होते हैं भाई? इट इज imposed on goods and services। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोज होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे इंपोज नहीं हो रहे। तो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसने किसको रिप्लेस किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम ही बदल के एक तरह से क्या कर दिया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोज होते थे, इसीलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया? इनडायरेक्ट टैक्स को कि डायरेक्ट टैक्स को? इनडायरेक्ट टैक्स को। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आ जाओ। ये क्योंकि भाई पर्सन्स पे इंपोज हो रहा है तो ये ना पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है। किसकी? उस पर्सन की जिसके ऊपर ये इंपोज हुआ था। तो लाइक कोई भी डायरेक्ट टैक्स अगर मेरे ऊपर इंपोज हुआ तो ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है। मेरी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है मींस मुझे खुद देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा, किसी और से रिकवर नहीं कर सकता। ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे घर का राशन का खर्चा कौन देगा भाई? मैं दूंगा। मैं किसी और से ले सकता हूं क्या? मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस कौन देगा? मैं दूंगा। क्या आपसे ले सकता हूं? नहीं। इसी तरह से मेरे डायरेक्ट टैक्सेस कौन देगा? मैं दूंगा। क्या आपसे ले सकता हूं? नहीं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई ये मार्कर जो है ना पहले 20 रुपए का बेचता था मैं, आज मैं कह रहा हूं अब ये 20 का नहीं 21 का हो गया। आप कह रहे हो सर 21 का क्यों हो गया? मैं कह रहा हूं भाई 1 रुपया ना इनकम टैक्स लगा है मेरे ऊपर। तो आप पूछोगे नहीं मुझसे कि सर इनकम किसकी है? मैं कहूंगा मेरी। तो टैक्स कौन देगा? कहते आप ही तो दोगे, राइट। तो टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा जब इनकम है। इनकम तो पर्सनल है, ये कहना चाह रहा है। तो पर्सनल लायबिलिटी है जी डायरेक्ट टैक्स तो। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो नो पर्सनल लायबिलिटी, यहां पर्सनल लायबिलिटी वाली कोई भी बात नहीं है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन की अगर मैं बात करूं तो भाई शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, बताओ यहां बर्डन शिफ्ट करोगे? नहीं, नो, यहां बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। क्यों? खुद की पर्सनल ऑब्लिगेशन है, खुद बियर करना है, बर्डन शिफ्ट नहीं होता। और यहां थर्ड पॉइंट, बर्डन इज शिफ्टेड, बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट बायर एंड अल्टीमेटली टू कंज्यूमर। बात समझ रहे हैं? यहां बर्डन शिफ्ट होता रहता है। किस पे शिफ्ट कर देते हो? सब्सिक्वेंट बायर पे। और सब्सिक्वेंट बायर से बर्डन कहां चला जाता है? कंज्यूमर पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हमेशा किस पे पड़ेगा? कंज्यूमर पे, है ना। ये टैक्सेस नजर नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। ये लो, इनडायरेक्ट टैक्स। डन। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो इस चीज का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जी, यही की शिफ्टिंग ऑफ बर्डन वाली बात का। ठीक है, सुनो, ये भाई मान लो मैन्युफैक्चरर है जी, पूरी बात समझना लो ध्यान से। ये मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेल डीलर है, ठीक है। ये रिटेल डीलर है, ये कंज्यूमर है, ऐसे समझ लो। कंज्यूमर को थोड़ा सा उधर कर देता हूं, है ना, ये थोड़ा पोछ पोछ सा हो गया। ये लो, रिटेल डीलर एंड कंज्यूमर। डन। चलो, तो देखो ऐसा है, ये जो मैन्युफैक्चरर है इन्होंने ना भाई रॉ मटेरियल खरीदा है कुछ 100 रुपए का, मान लो। अब रॉ मटेरियल खरीदा है, मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा। तो लो जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हो गए इसके, कितने? मान लो 10 रुपए। टोटल कितना हो गया? 110 रुपए। अब मैन्युफैक्चरर है, इसको प्रॉफिट भी चाहिएगा। लो जी, प्रॉफिट भी जोड़ दो इसका, कितना हो गया? 10 रुपए। टोटल कितना हो गया? 120। ठीक है। अब ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद किसको बेचेगा? होलसेल डीलर को। तो पहले तो मैं जीएसटी आने से पहले की बात कर रहा हूं, फिर जीएसटी आने के बाद की बात भी करूंगा। चलो, तो अब 120 रुपए का है, तो जीएसटी आने से पहले क्या होता था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। लाइक गुड्स की सेल करो, लोकल सेल करो तो वैट लगेगा, इंटरस्टेट सेल करो तो सीएसटी लगेगा, राइट। और इनकम टैक्स है तो मतलब इनकम हुई है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग करो तो
एक और टैक्स होता था दैट वाज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी। तो मैन्युफैक्चरिंग करो तो क्या दो, एक्साइज ड्यूटी दो। तब सोचो ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने मैन्युफैक्चरिंग की है कि सेल किया है? इसने दोनों काम किए हैं। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पहले तो, फिर ये सेल करेगा। सेल किसको करेगा? होलसेलर को। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग करेगा कि पहले सेल करेगा? पहले मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो पहले टैक्सेबल इवेंट कौन सा कंप्लीट हुआ? मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो इट मींस पहले तो क्या लग जाता था इस पे? एक्साइज ड्यूटी। पहले तो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। ये लो से 10%, 10% मैंने एज्यूम कर लिया, अदरवाइज एक्साइज ड्यूटी का 10% कोई रेट नहीं है, है ना। एज्यूम कर लिया 10% क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 120 का 10% कितना हो गया भाई? 12 रुपए, 132 हो गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इस गुड्स को क्या करेगा? सेल करेगा। सेल करेगा तो भाई सेल टैक्स भी लगेगा। तो पहले क्या लगता था? सेल टैक्स, वैट लगता था अगर लोकल सेल करें तो वैट मैंने यहां भी एज्यूम कर लिया वैट 10%, अदरवाइज वैट भी 10% नहीं था, अलग अलग रेट होती थी उसकी भी, ठीक है। तो यहां तो मैंने एज्यूम कर लिया क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। लोकल सेल करोगे तो क्या लगता था? वैट कितना? 10%। किसका? इसका लगता था इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी का। तो 132 का 10% निकालूं तो कितना हो गया? 13 रुपए 20 पैसे। टोटल कितना हो गया जी? 145.20। तो ये गुड्स ना 145.20 का बेचते थे होलसेलर को, ठीक है। पहले की बात बता रहा हूं, अभी की नहीं बता रहा हूं। तो 145.20 का गुड्स बिकता था। अब एक बात सोचो, पहले तो आपने यार यहां एक्साइज ड्यूटी लगा दी 12 रुपए की, 132 हो गया। अब जब इस पे वैट लगा रहे हो ना 10% 132 पे, तो गड़बड़ हो रही है। देखो क्या क्या गड़बड़ हो रही है। सबसे पहली चीज तो देखो, इस 120 रुपए पे ना एक्साइज ड्यूटी भी लग गया और यहां फिर वैट भी लग गया। भाई इस 132 में ये वाले 120 भी है ना जिसपे हम एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसका मतलब 120 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी भी लग गया, वैट भी लग गया। तो डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? 2 टैक्स लग गए इस पे। अब 120 रुपए पे आपने एक्साइज ड्यूटी भी दे दिया, वैट भी दे दिया। अब एक बात और सोचो, इस 132 में क्या ये वाले 12 रुपए नहीं है इंक्लूडेड? इंक्लूडेड है। इस 132 में ये वाले 12 भी हैं। और ये 12 रुपए तो किस चीज के? एक्साइज ड्यूटी के। और जब आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो इट मींस इस 12 का भी 10% कैलकुलेट हो जाएगा। तो इट मींस 12 रुपए पे भी आपने टैक्स दे दिया, एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता था टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हो आप। तो ये 13 रुपए 20 पैसे कैसे आया? इस 132 में 120 भी है और भाई 12 रुपए भी है। 120 का भी 10% कैलकुलेट हो गया, मतलब 12 रुपए तो वैट ये चला गया, इस पे 120 पे कैलकुलेट हो गया वैट। और फिर आपने क्या किया? 12 का 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 रुपया 20 पैसे और कैलकुलेट हो गया वैट। तो वैट 13 रुपए 20 पैसे ऐसे बनाई। क्लियर है बात? तो मीन्स 120 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी भी चली गई, वैट भी चला गया। दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। और 12 रुपए का भी 10% मतलब 1 रुपया 20 पैसे कैलकुलेट हो गया। दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। तो दो गलतियां एक साथ हो रही थी। कब? जीएसटी आने से पहले डबल टैक्सेशन भी था, कास्केडिंग इफेक्ट भी था। अब इन दोनों गलतियों को खत्म करने के लिए क्या आया? फिर जीएसटी, है ना। ये लो, अब क्या होगा? अब भाई ये एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब खत्म। अब तो सीधे सीधे क्या लगाओगे आप? जीएसटी। तो लो जी, प्लस जीएसटी जोड़ देता हूं मैं सीधे सीधे यहां। जीएसटी गवर्नमेंट ने कौन सा मॉडल फॉलो किया? नेशनल स्टेट की डुअल जीएसटी, डुअल मॉडल फॉलो किया। तो जीएसटी जब भी लगेगा दोनों साथ में लगेंगे, है ना। तो ये लो जी, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो टोटल मान लो जीएसटी 18% लगाना है मुझे। ऐसा नहीं कि जीएसटी का रेट फिक्स है 18% ही लगेगा, ना कम ना ज्यादा। जीएसटी के भी डिफरेंट रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग है। और एक्सेप्शनल केसेस में 0% भी है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला गुड्स सप्लाई कर रहे हो या कौन से वाली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। तो गुड्स और सर्विसेज पे डिपेंड करेगा कि कितने % जीएसटी लगना है। तो लाइक 18% जीएसटी है तो उसमें सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आधा आधा जाता है, ठीक है ना। आधा आधा टैक्स दोनों को जाएगा। तो अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं जी, अब 120 रुपए का 9% कितना कितना आएगा? ठीक है जी। तो अगर इसका 9% कैलकुलेट करूं तो कितना कितना आएगा? 10 रुपये 80 पैसे तो ये आ गया और 10 रुपये 80 पैसे ये आ गया, है ना। तो कितना हो गया भाई टोटल? 0, 8, 8, 16, 6, 1,
1 2 और 1 3 और 1 4, 141.60 आ गया। तो इसमें इट मीन्स अब ये गुड्स आप 141.60 का बेचोगे, किसको? होलसेलर को। समझ गए? अब देखो क्या इस 120 रुपए में 120 रुपए पे क्या 2 बार टैक्स लगा है? नहीं, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया। क्या इस 120 रुपए में कोई टैक्स एलिमेंट है? नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट भी खत्म है। तो 141.60 ले लेना, किससे? होलसेलर से। तो अब एक बात बताओ, इस 141.60 में ये वाले 10 रुपए 80 पैसे 10 रुपए 80 पैसे इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। तो इट मीन्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगा था ना जीएसटी, वैसे तो जमा किसने कराया? गवर्नमेंट को। ये 21 रुपए 60 पैसे बनते हैं ना, 21 रुपए 60 पैसे गवर्नमेंट को किसने जमा कराए? मैन्युफैक्चरर ने। बट जमा कराने के बाद किससे ले लिए? होलसेलर से। तो बताओ ये 21 रुपए 60 पैसे का बर्डन शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इट मीन्स ये कौन से वाला टैक्स है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि बर्डन शिफ्ट हो रहा है। तो इसने 21 रुपए 60 पैसे टैक्स के उससे ले लिए, शिफ्ट कर दिया, तो बर्डन शिफ्ट हो गया ना 21 रुपए 60 पैसे का। इट मीन्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब होलसेलर जब यही गुड्स रिटेलर को बेचेगा तो होलसेलर ये टैक्स जीएसटी किससे ले लेगा? रिटेलर से। रिटेलर जब यही गुड्स कस्टमर को बेचेगा तो रिटेलर किससे ले लेगा? कस्टमर से। और कस्टमर जब ये गुड्स किसी और को बेचेगा, बेचेगा क्या भाई? नहीं बेचेगा, क्योंकि कस्टमर तो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, कंज्यूम कर लेगा इन गुड्स को या सर्विसेज को। तो ये तो बेचारा किसी और को रिसेल करेगा ही नहीं। तो क्या बर्डन शिफ्ट होगा? नहीं। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां लगे थे या यहां लगे थे या यहां लगे थे, वो सब शिफ्ट हो गए किस पे? कंज्यूमर पे। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब किसकी जेब से जा रहे हैं? कंज्यूमर की जेब से जा रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनकी जेब से नहीं जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो सिर्फ मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं। आपसे लेना है, गवर्नमेंट को दे देना है। तो जैसे 21 रुपए 60 पैसे टैक्स ले लिया इसने मैन्युफैक्चरर ने, किससे? होलसेलर से। क्या लेके अपने पास रखेगा? नहीं, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। कितने? 21 रुपए 60 पैसे, ना कम ना ज्यादा। तो बेचारा मीडिएटर का रोल निभा रहा है, इधर से लेना है और गवर्नमेंट को दे देना है, दैट्स इट। ठीक है मेरी बात यहां तक? चलो अब एक बात और है सोचने वाली, इस मैन्युफैक्चरर ने जो 10 रुपए कमाया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था ना भाई, है ना, ये प्रॉफिट था ना 10 रुपए का। क्या इस प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना है? ऑब्वियसली देना है। प्रॉफिट कमाओगे तो क्या टैक्स नहीं दोगे आप? देना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। ये लो जी, मैंने इसको भी एज्यूम कर लिया 10%। तो प्रॉफिट कितना था? 10 रुपए। 10 का 10% कितना होता है जी? 1 रुपया। तो क्या 1 रुपया मैं इसमें जोड़ दूं? 142 रुपए 60 पैसे ले लूं। किससे? होलसेलर से। देगा होलसेलर 142 रुपए 60 पैसे। तो मैंने 1 रुपया जोड़ दिया, उससे 142 रुपए 60 पैसे मांग रहा हूं। होलसेलर पूछ रहा है सर ये 1 रुपया किस चीज का जोड़ा आपने? मैं कह रहा हूं जी इनकम टैक्स का। वो पूछेगा नहीं आपसे सर इनकम किसकी है, मैं कहूंगा मेरी। तो वो फिर से पूछेगा सर टैक्स कौन देगा? जब इनकम आपकी है तो टैक्स भी आप ही दोगे। तो इनकम टैक्स तो कौन से वाला टैक्स हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ। इनकम टैक्स कौन सा हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट होता है। चलो ये एग्जांपल था जी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन से रिलेटेड, है ना। नोट करो इस एग्जांपल को, अलग से नोट करना, इस डिफरेंस में नोट मत करना, नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेना वर्किंग नोट बना के। ठीक है जी, रब कर दूं, ये लो। चलो तो ये थर्ड पॉइंट से रिलेटेड वर्किंग नोट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये थोड़ा सा रब हो गया, इसको सही कर देता हूं लोग। अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ पे आ जाओ जी। क्या हम इन डायरेक्ट टैक्सेस को P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं? नहीं, नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस अंडर P&L अकाउंट। आप इसको P&L अकाउंट में एज अ बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो पर्सनल नेचर का है, पर्सनल लायबिलिटी है। डायरेक्ट टैक्स तो क्या होता है? पर्सनल लायबिलिटी होती है। और कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आप P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। तो अब एक बात बताओ, बिजनेस का P&L अकाउंट बना रहे हो तो बिजनेस के P&L अकाउंट के 2 साइड में लिखोगे क्या? घर का राशन का खर्चा, या अपने बच्चों की ट्यूशन फीस, या गोलगप्पे खाए थे उसके खर्चा,
या पिज्जा खाया था उसका खर्चा, लिख दोगे क्या सब? ये सब क्या है? पर्सनल ऑब्लिगेशन है। तो क्या P&L अकाउंट में लिख सकते हो? नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स भी क्या है? पर्सनल लायबिलिटी है। तो क्या P&L अकाउंट में दिखा सकते हो? नहीं, डिसअलाउड है, पर्सनल है, राइट। और ये अगर हम इसकी बात करें, क्या हम इसको P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं? GST को या इनडायरेक्ट टैक्सेस को? सोचो, क्या P&L अकाउंट में इसको एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं? अब पहले ये सोचो आप कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनका तो बर्डन शिफ्ट होता है ना भाई। तो अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लायबिलिटी है? सोचो। तो ऐसे समझ लो आप कि भाई ये पेन बेच रहा हूं मैं आपको। कितने का पेन बेच रहा हूं? 20 रुपए का पेन है, मैंने आपसे 10% GST लगा दिया, 22 रुपए ले रहा हूं आपसे। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मान लो आप तो कंज्यूमर हो जी, आप तो P&L बनाते ही नहीं हो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, P&L अकाउंट बिजनेसमैन बनाता है, कोई इंडिविजुअल तो बनाता नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने जो 22 रुपए लिए ना आपसे मार्कर के बदले, 20 रुपए तो मार्कर के हैं, 2 रुपए GST के हैं। तो देखो 20 रुपए तो मार्कर के हैं ही हैं, वो तो सेल है, वो तो अलग बात है। 2 रुपए की बात करो आप, 2 रुपए जो मैंने आपसे GST लिया, मैंने जो आपसे GST लिया 2 रुपए, वो मेरे लिए क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लायबिलिटी है? वो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो 2 रुपए मैंने जो आपसे GST लिया ना, वो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। क्या मैं अपने पास रख सकता हूं उसको 2 रुपए को? नहीं। तो आज मैंने आपसे 2 रुपए जो GST लिया वो आज की डेट में मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, गवर्नमेंट को जमा कराना है। और जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा तब तक वो लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है जी। तो देखो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें तो मैं मीडिएटर का रोल निभा रहा हूं। डीलर लोग, बिजनेसमैन लोग मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं। इधर से ले लेना है और गवर्नमेंट को दे देना है, दैट्स इट। उनकी जेब में ना तो कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। तो जब उनकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा तो क्या उनके लिए एक्सपेंस है? नहीं है जी, एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। उधर से लेना है, इधर दे देना। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। ये तो एक्सपेंस है ही नहीं भाई। जब एक्सपेंस है ही नहीं तो P&L में दिखाने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो ये तो क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट टैक्स। आज जब मैंने कलेक्ट किया आपसे तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में दिखो लायबिलिटी साइड में। और जब आप इस GST को या इनडायरेक्ट टैक्स को जमा करा दोगे गवर्नमेंट अकाउंट में तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगा बस। तो बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा, P&L से मतलब नहीं है। चलो 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाओ। 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? देखो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना भाई, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इट इज ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर समझते हैं? मीन्स हायर द इनकम हायर द टैक्स। ठीक है, तो गरीब लोगों से कम टैक्स, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स। जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना उतना टैक्स। तो लाइक आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, टैक्स देना ही नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो कितना टैक्स देना है आपको? 5%। ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कितना टैक्स देना है फिर? 20%। और 10 लाख भी क्रॉस कर जाए तो 30%। ठीक है ना। और उसके बाद सरचार्ज लगने शुरू हो जाते हैं, फिर सेस लगना शुरू हो जाता है। तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, सिंपल सी बात है। किस केस में होता है ये? डायरेक्ट टैक्सेस के केस में। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो इन शॉर्ट अगर 10 लाख क्रॉस कर गई ना आपकी इनकम तो फिर 30% टैक्स लगता है भाई। ठीक है ना यहां तक? चलो, और अगर इसकी बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इट इज ऑफ रिग्रेसिव नेचर। इट इज ऑफ रिग्रेसिव नेचर मीन्स ये फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड होता है। फिक्स होता है मतलब कि भाई मान लो जैसे डोमिनोज में GST 5% लगता है और लगता भी 5% है, तो भाई सब पे 5% लगेगा, चाहे वहां पिज्जा खाने अमीर आदमी जाए चाहे गरीब आदमी जाए। ठीक है ना। चाहे अमीर आदमी खाने जाए पिज्जा चाहे गरीब आदमी खाने जाए पिज्जा, कितने % GST लगेगा? 5%, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। तो ये फिक्स है जी, रिग्रेसिव नेचर का है। यहां अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होता, यहां अमीर गरीब में भेदभाव होता है। ठीक है, चलो अब टैक्सेबल इवेंट की अगर मैं बात करूं, देखो 6 पॉइंट टैक्सेबल इवेंट।
यहां देखो हम लोगों को वैसे क्या पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को पढ़ना है भाई इनकम टैक्स। क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। यहां क्या पढ़ना है हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस में? हमारे सिलेबस में क्या क्या है? हमारे सिलेबस में है जी एक तो जीएसटी और एक कस्टम, बस दो चीजें हैं, जीएसटी है एंड कस्टम है, जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है यहां तक बात? तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स, और वहां क्या पढ़ेंगे? जीएसटी एंड कस्टम। पहले यहां तक नोट करो, ये फिर मुझे नीचे का स्पेस चाहिए भाई, ये ऊपर वाला रब कर दूंगा मैं, इसी को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, है ना। तो इसका जीएसटी और कस्टम का और इनकम टैक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे ऊपर वाला स्पेस चाहिए। नोट करो इसको फटाफट, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, रब कर दो इसको। चलो देखो, तो इस 6 पॉइंट को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मुझे। लो जी, तो 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस में थे हम लोग। यहां हम लोगों को क्या पढ़ना था डायरेक्ट टैक्स में? इनकम टैक्स। यहां क्या पढ़ना था हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स में? एक तो जीएसटी और एक कस्टम, दो चीजें पढ़नी थी। ठीक है, तो अब इन सब के लिए देखो, अगर हम टैक्सेबल इवेंट की बात करें, किसकी बात करें? टैक्सेबल इवेंट की अगर बात करें, तो इनकम टैक्स के लिए क्या टैक्सेबल इवेंट रहेगी? इनकम होनी चाहिए भाई, वो भी मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट। बात समझ रहे हो मेरी? तो लाइक जैसे इनकम टैक्स की बात करूं, तो इनकम टैक्स क्या कहता है? 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है पूरे साल की तो टैक्स ही नहीं देना है। हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितने % टैक्स देना है? 5% टैक्स देना है जी। ठीक है, तो इनकम कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स देना है। और इसके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या चलेगी? जीएसटी के लिए। तो देखो, जीएसटी आने से पहले डिफरेंट टैक्सेस होते थे, डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट होती थी। तो लाइक पहले जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग। वैट के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या थी? लोकल सेल। सीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट, सीएसटी मीन सेंट्रल सेल्स टैक्स, कब लगता था? जब इंटर स्टेट सेल हो। ठीक है ना। अब उन्होंने टैक्सेस को मर्ज करके क्या कर दिया? जीएसटी। तो इसके लिए टैक्सेबल इवेंट भी कॉमन रखी है। क्या वर्ड यूज किया? सप्लाई। क्या वर्ड यूज किया? सप्लाई। अगर आप सप्लाई करोगे ना, किस चीज की सप्लाई करोगे आप? या तो गुड्स की या सर्विसेज की, तो जीएसटी लगेगा। अगर आप सप्लाई करोगे किस चीज की, या तो गुड्स की या सर्विसेज की, तो जीएसटी लगेगा। और सप्लाई इज अ वाइडर टर्म, सेल वर्ड यूज नहीं किया। सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, ये सब काउंट करेंगे सप्लाई में। तो बार्टर सिस्टम पे भी जीएसटी लगेगा, वो ये कहना चाह रहा है एक तरह से। एक्सचेंज पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो सप्लाई वर्ड कॉमन यूज कर लिया। किस चीज की सप्लाई? या तो गुड्स की या सर्विसेज की, तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा भाई। ठीक है, कस्टम के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगा? कस्टम के लिए टैक्सेबल इवेंट है जी इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, है ना। तो कस्टम ड्यूटी कब लगती है? या तो आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो देखो, पूरे कस्टम एक्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट की बात तो मुश्किल से हार्डली 20% करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। क्यों प्रमोट करना? फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, तो गवर्नमेंट को लालच है। तो पूरे कस्टम एक्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुश्किल से 20% बात करेंगे एक्सपोर्ट की, 80% बातें तो इंपोर्ट की होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट कोई टैक्स लेती नहीं है, जीएसटी भी नहीं लेती है हमसे, बेनिफिट्स देती है वो अलग। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट को रेगुलेट करना या प्रोटेक्ट करना, है ना। रेगुलेट करना किसको? इंपोर्ट को। तो यहां टैक्सेस लगते हैं। अब इंपोर्ट के टाइम पे भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, अगर आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो या फिर सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो देखो जो सर्विसेज इंपोर्ट करते हो ना, इस पे कस्टम नहीं है, नो कस्टम। तो जो कस्टम है वो सर्विसेज के इंपोर्ट पे नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं होता। सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। तो किस चीज पे है कस्टम ड्यूटी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, सर्विसेज पे नहीं है। यहां गुड्स पे कस्टम लगता है।
तो इट मीन्स जब भी आप इंपोर्ट करोगे किसका, गुड्स का, तो दो चीजें एक साथ लगेंगी, BCD भी लगेगा, IGST भी लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी, मतलब GST भी लग रहा है और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लग रही है। और अगर हम बात करें सर्विसेज के इंपोर्ट की, यहाँ कस्टम ड्यूटी तो लगती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ क्या लगेगा भाई, GST लगेगा बस। तो यहाँ गुड्स का इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी भी है प्लस GST भी है, सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे तो सिर्फ GST है। ये था जी इंट्रोडक्शन बेसिक टैक्स से रिलेटेड हमारा, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टैक्स भी डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो डाउट भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।